हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। साथियों, कल अपन ने राजस्थान हिस्ट्री की पहली क्लास के अंदर पाषाण काल के बारे में पढ़ा और जहाँ पे कल क्लास को रोका, आज उससे आगे बढ़े। कल अपने कनिंघम के बारे में देखा, उसने क्या कहा, जॉन मार्शल के बारे में देखा, दयाराम साहनी के बारे में देखा, राखाल दास बनर्जी के बारे में देखा, मोहन जोदड़ो और पिगट ने जो बताया उसके बारे में कल अपने पढ़ लिया। जॉन मार्शल हड़प्पा व मोहन जोदड़ो को दो जुड़वा भाइयों की राजधानी बताते हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बीच में 375 किलोमीटर का गैप है। इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 375 किलोमीटर का है। लेकिन इतना अंतराल होने के बावजूद भी जैसे साक्ष्य हड़प्पा में मिले उससे काफी अच्छे व रूबरू साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। इसीलिए अंग्रेज इतिहासकार पिगट ने इनको दो जुड़वा सामान भाइयों की राजधानी बताया है। आज इससे आगे बढ़ेंगे। जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल, इन्होंने अपने भारत को ऋग्वेद 1500 ऋग्वेद 1500 बीसी से काफी पीछे ले जाके छोड़ा, जिससे हमें अपने भारत की ऋग्वेद से पुरानी बातों की भी जानकारी मिलती है। मार्शल ने 4500 बीसी के आसपास ले जाके भारत के इतिहास को छोड़ा। तो ये कल अपने पढ़ लिया। आज इससे आगे पढ़ेंगे। आज सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा से पहले अपन एक बार फिर भारत की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे मैंने बताया, जॉन मार्शल ने के कहने पर दयाराम साहनी व राखाल दास ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की। उसके बाद में 1947 में भारत आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद में भारत दो हिस्सों में बंट जाता है, पाकिस्तान व अपना जो वर्तमान भारत है वो। 1947 से पहले जितने भी पुरातात्विक केंद्र खोजे गए वो सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए। अपने भारत के पास कुछ नहीं बचा। तो फिर किसी इतिहासकार ने भारत के अंदर पुरातात्विक स्थल खोजने का कार्य किया और पाकिस्तान से जैसे ही नीचे आते हैं पंजाब आता है और पंजाब के अंदर सबसे पहले रोपड़ खोजा गया। पंजाब में रोपड़ खोजा गया। इसी के पास हरियाणा में सभ्यता बनवाली या बनावली। इस हरियाणा से नीचे आते हैं तो अपने राजस्थान के अंदर कालीबंगा, हनुमानगढ़, ये अपने राजस्थान के अंदर पहला पुरातात्विक स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा का माना जाता है। आज हम लोग इस कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और बता दें
1947 के बाद में जितने पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में चले गए, उसके बाद में भारत में खोज होती है और 200 से प्लस गुजरात के अंदर साइट पाई जाती है। लगभग 350 साइट है और 200 प्लस गुजरात के अंदर है। तो अपना भारत भी इस पुरातात्विक सभ्यता के अंदर महान स्थान रखता है। अब पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। कालीबंगा राजस्थान, वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे। लेकिन इस कालीबंगा को हड़प्पा का केंद्र माना जाता है। हड़प्पा का केंद्र माना जाता है। कालीबंगा शब्द पे बात करें, काली और बंगा को अलग अलग तोड़ने पे बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। और काली मतलब काले रंग की चूड़ियां। बंगा पंजाब में चूड़ियों को बंगा कहा जाता है। जैसे वो गाना चलता है, मित्रा दा ना चलदा जिथों मर्जी बंगा बनवा ली, है ना, तो वो बंगा। गुजरात के अंदर गुजराती गाना है, चार चार बंगड़ा वाली गाड़ी दे दे। और इंग्लिश में भी इसे बैंगल कहते हैं। तो ये वही बंगा है। काली बंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। घग्गर नदी के किनारे सबसे पहले काली बंगा के बारे में एलपी टेसीतोरी ने बताया। एलपी टेसीतोरी, इसे टेसीतोरी भी कहते हैं, ने बताया कि इस स्थान पर कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, इसे खोजें। लेकिन उस समय अंग्रेजों व राजा महाराजाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद 1952 के अंदर 1952 में अमलानंद घोष अमलानंद घोष ने इस स्थान को खोज की। और इसके बाद में 1961 से 69 के बीच विद्वान आते हैं। उन्होंने इस स्थान को अच्छे तरीके से खोज डाला और उत्खनन किया। 1961 से 69 विद्वान ब्रजलाल या ब्रजवासी लाल, जिसे हम बोलते हैं बीबी लाल, बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर, जिसे बोलते हैं बीके थापर। और वर्तमान समय में राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक व्यक्ति का नाम और आता है। अगर ये दोनों ऑप्शन न हो तो उस ऑप्शन को सही माना जाता है। एमडी खरे। ये भी प्रश्न पिछले कुछ एग्जामों में देखा गया है। तो अब हमको बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे तीनों व्यक्ति ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये तीनों के तीनों व्यक्ति
उत्खनन करता है। उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य होता है। इनके बाद में इस कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताया। तीसरी राजधानी बताता है दशरथ शर्मा। कालीबंगा से पहले अपन ने देखा हड़प्पा को खोजा गया और उसके बाद में मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो के बाद में कालीबंगा, ये जो स्थान है ये खोजा गया। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे तीसरी राजधानी बताते हैं हड़प्पा सभ्यता की। इसके अंदर कालीबंगा के अंदर पढ़े तो दो स्तर पे बात करते हैं, दो भागों में बात करते हैं। पहला प्राक कालीबंगा और दूसरा हड़प्पा कालीन। इधर प्राक हड़प्पा मतलब देखें, प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा स्थान खोजा गया उससे पहले की बात, और ये हड़प्पा के कालीन मतलब हड़प्पा के समय में। कालीबंगा को 5 स्तर में खोजा गया, 5 स्तर में खोजा गया। 5 स्तर मतलब 5 परत पाई गई कालीबंगा की। इसके बाद में बात करें 5 स्तर की तो प्राक के अंदर पहली व दूसरे स्तर की जो परत है वो प्राक हड़प्पा के अंदर है, और हड़प्पा कालीन के अंदर 3 और 4 और 5 जो स्तर है वो हड़प्पा कालीन के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं प्राक हड़प्पा की, जिसकी कुछ बात है वो देखते हैं। इसके बाद में सीधा पढ़ते हैं हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा के अंदर जो क्षेत्र आता है उसके दक्षिण पूर्व में जुते हुए खेत पाए गए। जो हम लोग कालीबंगा सभ्यता के अंदर पढ़ते हैं, जुते हुए खेत पाए जाते हैं, जिन्हें दोहरे जुते हुए खेत कहते हैं, वो खेत प्राक हड़प्पा के अंदर है। तो प्राक हड़प्पा के स्तर है उनके स्तर के अंदर पाया गया है जुते हुए खेत, और वो भी दोहरे। इसका पता तब चलता है जब खेत को देखा गया तो उस जुते हुए खेत को दोनों साइड से जोता गया। एक साइड उत्तर पूर्व की दिशा या फिर जैसे भी जिसका अंतराल बैठता है उसके हिसाब से ऐसे बोए गए। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से 2 फसल उत्पन्न होती है, और वो फसल है गेहूं व जौ। गेहूं व जौ। इसके बाद अपन हड़प्पा कालीन की बात करते हैं। तीसरी, चौथी व 5वें स्तर की जो परत पाई गई वो हड़प्पा कालीन के अंदर। हड़प्पा कालीन की बात करते हैं। हड़प्पा कालीन के अंदर क्या कुछ मिला। इसके अंदर तीसरी, चौथी व 5वीं स्तर की परत है वो पाई। इसके अंदर 2 स्थान पर या 2 भागों में विभाजित बस्ती मिली।
दो भागों के अंदर बस्ती मिली, तो वो थी पश्चिम व पूर्व। पश्चिम भाग के अंदर दुर्ग मिलते हैं उच्च स्तर के, और पूर्व भाग में निचले स्तर के दुर्ग मिलते हैं या निचले स्तर के मकान मिलते हैं। उच्च स्तर का मतलब जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था से, और उधर जनप्रतिनिधि। व्यवस्था, इधर जनता का निवास था। इसके अंतर जो प्रकोटा बना हुआ था वो चौरस था, और इधर भी चौरस तो था, लेकिन पूरब साइड के भाग का जो प्रकोटा था, इसके दरवाजे पे एक साइड में एक रूम बना हुआ था उस समय, जिसके अंदर एक सैनिक बैठता था, जो परकोटे के अंदर जितने भी व्यक्ति आते हैं उनकी जानकारी रखता था, और जितने बाहर जाते हैं उनकी जानकारी रखता था। वर्तमान समय में ये व्यवस्था अपने शहर के अंदर अच्छी कॉलोनियों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही अपन कॉलोनी के अंदर एंटर होते हैं तो गेट के बाहर एक गार्ड होता है, उसका छोटा सा ऑफिस होता है, और वो अपने रजिस्टर में अपन जैसे ही जाते हैं अपनी जानकारी लेता है, ताकि उस व्यक्ति को पता रहे कि कॉलोनी के अंदर कहां से कौन सा व्यक्ति आया है। इसके बाद में हड़प्पा कालीन के अंदर कुछ अन्य साक्ष्य देखते हैं। यहाँ पे लकड़ी के बने हल मिले। हल जिनसे अपन जमीन को जोतते हैं, वो हल मिले। और कालीबंगा को गरीब बस्ती कहा जाता है। गरीब बस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अंदर मकान जो थे वो पक्की ईंटों के थे। पक्के ईंटों के थे, और हड़प्पा कालीन कालीबंगा क्षेत्र के अंदर कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को गरीब बस्ती कहा जाता है। और इन कच्ची ईंटों पे आकृतियां पाई गई थी। उन आकृतियों के कारण इन्हें अलंकृत ईंटें कहते हैं। अलंकृत ईंटें कहते हैं। बना दिया होगा, जिस समय कच्ची ईंट बनाएगी उसे सुखाया गया इतने में पीछे से, ये मेरे घर जैसे कारीगर ने बच्चे ने बना दिया होगा और डायग्राम, और वो रह गया और ईंटें अच्छी लगने लगी, धीरे धीरे वैसी प्रथा चलने लगी। लेकिन कालीबंगा सभ्यता के अंदर व्यवस्था अच्छी मिलती है, वो ये है कि यहाँ पे नालियां मिलती हैं, और नालियां जो मिलती हैं वो भी अच्छी व्यवस्था में मिलती है। मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के थे, लेकिन नालियां पक्की ईंटों की हैं।
पक्की ईंटों, और ये पक्की ईंटों की नालियां घर के बाहर, घर के बाहर जो रास्ता होता है उससे मुख्य सड़क तक, मुख्य सड़क तक पक्की नालियां हैं। लेकिन घर मकान के अंदर की बात करें, घर मकान मकान के अंदर की बात करें तो अंदर लकड़ी की बनी हुई नालियां मिलती हैं, लकड़ी की बनी हुई नालियां। और उस समय की व्यवस्था को देखें नालियों के प्रति, तो वो अतिरिक्त गंदे पानी के लिए अच्छी व्यवस्था थी जो गांव से बाहर जाकर उस पानी को छोड़ती है। निकासी का अच्छा सोर्स था उस समय। तो ये नालियों की बात कर ली अपन ने। अब थोड़ा नालियों के साथ साथ सड़क की बात कर रहे हैं, तो सड़क की भी बात कर ही ले, छोड़े न, ऐसी बात छोड़नी भी नहीं चाहिए, प्रश्न में आ जाए फिर इधर उधर जाके। सड़क की बात करते हैं, कालीबंगा की सड़क, मुख्य जो सड़क है, मुख्य रास्ता है, अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाएगी। मुख्य जो रास्ता है वो 7.2 मीटर चौड़ा, और मुख्य रास्ते से फिर मोहल्ले व कॉलोनी के अंदर जाने का रास्ता वो इस 7.2 का आधा है, 3.6 मीटर। इसके बाद में मोहल्ले से घर में जाने का रास्ता वो जो मिलता है वो इसका आधा मिलता है, 1.8 मीटर। और ये सड़कें समकोण कोण पे काटती है, न कि जैसे मन कर गया वैसे ही बना दी, समकोण कोण पे काटती है। अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे तरीके से बसाया गया शहर। इसके बाद में बात करें तो समकोण, और इसी को शतरंज व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे और क्या मिला इसके अंदर। 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती है, 7 इकट्ठी अग्नि वेदिकाएं मिलती है, अग्निकुंड मिलता है। अग्निकुंड या अग्नि वेदिका, अग्निकुंड के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया, अग्निकुंड क्या होता है, आगे और पढ़ेंगे अग्निकुंड जब आएगा और बात करेंगे अग्निकुंड के बारे में। लेकिन अब आगे चल कुछ और अन्य साक्ष्य मिलते हैं। बेलनाकार मुहर, बेलनाकार मुहर, बेलनाकार मुहरों का उस समय कैसे उपयोग होता था इस पे बात करें तो ये मुहर जो थी वो वर्तमान समय में किसी कंपनी के लोगो या टैग की बात करें तो ये ही कार्य ये मुहर करती थी। किसी को अगर कोई सामान भेजना है तो उसे अच्छे तरीके से सील पैक करके ये मुहर लगाई जाती, ताकि बीच रास्ते में कोई छेड़खानी करे तो पता चल जाए। जिस व्यक्ति ने सामान प्राप्त करना है, अगर उस व्यक्ति को उस सील व मुहर के साथ कोई छेड़छाड़ पाई जाती है तो वो समझ लेता है कि इस सामान को
अपने से पहले किसी ने देख लिया। इसके लिए इन मुहरों का उपयोग होता था। और पढ़े, बैलगाड़ी व खिलौने मिले। और ये लकड़ी के हैं। जब अपन छोटे थे तो अपन भी लकड़ी की वो बैलगाड़ी वगैरह बना के चलाते थे। आज भी बीकानेर के क्षेत्र में ये देखने को मिल सकता है अपन को, कभी जाए तो देखना। बीकानेर के गांव के आसपास में ये खेल खिलौने दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। इसके बाद में बात करें और साक्ष्य क्या मिलते हैं, पासे मिलते हैं। पासे जो महाभारत के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं, वो वाले पासे खेलने के लिए काम आते हैं। जो वैसे एक पासा बताऊं तो लूडो के अंदर जो छोटा पासा होता है वो भी पासा ही है ना। कब्र मिलती है, कब्र जिसमें व्यक्ति को दफनाया जाता है। उस कब्र के अंदर व्यक्ति के गर्दन के पास कुंडल मिलता है, कान में डालने वाला कुंडल। इससे ये पता चलता है कि उस समय व्यक्ति के शरीर बॉडी पार्ट पे जो आभूषण था उसे नहीं निकालते थे। आज भी अगर किसी की मृत्यु होती है महिला की, तो उसके बॉडी पार्ट पे जितने आभूषण होते हैं उनमें से एक आभूषण को साथ में दफनाया जाता है। बाकी तो निकाल लेते हैं, लिचड़ लोग है ना। कौन जाने देता है, पैसे लगते हैं। कोई हो चाहे मम्मी हो चाहे पापा, एक ही वो छोटा सा देखते हैं, बस जिसमें ज्यादा पैसा ना लगे वो छोड़ते हैं, बाकी बड़े बड़े आइटम सारे निकाल लेते हैं। तो कब्र के साथ में कुंडल पाया गया। इसके बाद में अगर और बात करें तो मैंने पहले बता ही दिया, दो हरे जुते हुए खेत। ये जो मुख्य मुख्य साक्ष्य है वो ये है। इसके बाद में अमलानंद घोष ने फिर एक और बात कही कि कालीबंगा सभ्यता जो है इसका स्थान और किसी क्षेत्र में भी मिलता है। फिर वापस ध्यान देने वाली बात निकली कि कालीबंगा का क्षेत्र किसी अन्य स्थान पे भी है। अमलानंद घोष ने बीकानेर क्षेत्र में इसका स्थान बताया, वो है सोथी। सोथी सभ्यता। और इस सोथी सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। कालीबंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। इसके कुछ अन्य क्षेत्र भी है जहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। उगल व सावणिया, ये दो स्थान है जहां से इस सोंथी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस कालीबंगा सभ्यता को राजस्थान सरकार ने अच्छे व्यवस्था से संग्रहित करने के लिए 1985 में कालीबंगा सभ्यता संग्रहालय स्थापित किया। कालीबंगा सभ्यता संग्रहालय 1985 में। दोबारा लिख देते हैं ऊपर ताकि साफ दिखे।
राज्य सरकार ने 1985 में कालीबंगा सभ्यता संग्रहालय स्थापित किया। स्थापित इस कालीबंगा की बात करें, इस कालीबंगा के जैसे एक सेम इसकी डिटो कॉपी किसी दूसरे क्षेत्र में भी मिली। वो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर कोट दीजी पाकिस्तान का क्षेत्र है। कोट दीजी सभ्यता, ये जो सभ्यता है ये कालीबंगा सभ्यता की बिल्कुल सेम टू सेम डिटो कॉपी है। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।